तो प्रिय मित्रों, क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में आज लगभग जो हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा पास में है। पूरे पाठ की बजाय हम एक बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे विद समझने के साथ साथ, और वही प्रश्न समझेंगे जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले एक शब्द आता है फेडरिक, यानी फेडरिक सोर्यू का। फेडरिक जो है सोर्यू का नाम आता है, फेडरिक सोर्यू। तो ये कौन थे? तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। प्रिय मित्रों, इन्होंने क्या किया था? 1848 में चार चित्र बनाए, चार चित्र बनाए जिनसे एक आदर्श राज्य की कल्पना की, जिसे यूटोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय मित्रों? यूटोपिया कहते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। यूटोपिया क्या होता है प्रिय मित्रों? तो आपको प्रश्न आ जाए यूटोपिया क्या है। तो फेडरिक सोर्यू द्वारा 1848 में, ध्यान रखें ये डेट है 1848, यानी 1848 में चार चित्र बनाए थे जिनमें एक आदर्श राज्य की कल्पना की गई थी, जिसे यूटोपिया कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे। ये फेडरिक सोर्यू का संबंध किससे है? फ्रांस से है। किससे है प्रिय मित्रों? फ्रांस से इसका संबंध है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिय मित्रों। दूसरा सवाल है, जूसेफ मेस्सिनी कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर का। उसे उतारना कैसे है इसको भी हम समझते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास में प्रश्न है, जूसेफ मेस्सिनी। तो प्रिय मित्रों, इसके बारे में चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जूसेफ मेस्सिनी। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका जन्म प्रिय मित्रों, यहां पर डेट आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस से जुड़े हैं। पूरा ट्रिक के साथ हम जूसेफ मेस्सिनी को अच्छे से पढ़ेंगे। से आ रहा है जूसेफ, तो इसका मतलब से एक ध्वनि वाला अंक आता है 7 और लगा देना 1807, क्योंकि 7 के बाद में 8 आता है। बताइए जूसेफ मेस्सिनी, से का मतलब मैं ले लूंगा 7, और 7 के बाद में क्या आता है? 8, और यहां पर हमारे पास में हो गया 1807। जूसेफ मेस्सिनी का जन्म कब हुआ? 1807 में हुआ। अब देखिए ये करते क्या हैं। सबसे पहली बात, यदि हम कहें जैका मतलब जेनोआ में इसका जन्म हुआ था। जेनोआ में, जैका मतलब कौन सी जगह आ गई प्रिय मित्रों? जेनोआ में, यह यूरोप में जगह है। तो ध्यान रखें 1807 जेनोआ में, जैका मतलब जेनोआ, जूसेफ मेस्सिनी का जन्म होता है। फिर हम लिखते हैं इनकी विशेषता। यह इटली का युवा क्रांतिकारी था। पहली बात तो ये, तो प्रश्न आ सकता है जूसेफ मेस्सिनी कहां का क्रांतिकारी था? तो प्रिय मित्रों, यह इटली का जो है युवा क्रांतिकारी था। अब देखिए 2 चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। एक तो हम बात करें यहां पर इटली, एक प्रिय मित्रों हम कहेंगे कोको कोला, यह बात करेंगे। एक ली मैं बाई, यह इसमें, यानी हम कहेंगे, आप अपनी बाई से कहते हैं बाई, मैं इटली लूंगा, कोको कोला लूंगा, मैं बाई। इसका मतलब जूसेफ मेस्सिनी का मैटर यहीं पे क्लोज हो जाता है। तो 1-2 बार आप याद रखें। इटली डोसा आपको याद है प्रिय मित्रों। देखिए नाम ही आ रहा है जूस, तो हम कहेंगे इटली। जूस के साथ मुझे इटली खानी है। कहां का क्रांतिकारी था? इटली का था। तो यह बात हो गई। कोको कोला का मतलब हम कहेंगे प्रिय मित्रों कार्बोनारी में इसने क्या किया था प्रिय मित्रों? एक गुप्त संगठन बनाया था कार्बोनारी में। तो दूसरी लाइन हमारी हो जाएगी, इसने कार्बोनारी में एक गुप्त संगठन बनाया। ली का मतलब प्रिय मित्रों क्या होगा? लिंगूरिया, यानी इसने 24 साल की उम्र में
लिंगुरिया में क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर, तो इसे वहां से बहिष्कृत कर दिया। तीसरी लाइन हमारी होगी, इसने यानी जोसेफ मेस्सीनी ने 24 वर्ष की आयु में अपनी देशभक्ति से प्रेरित होकर लिंगुरिया में क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था, जिससे इसे वहां से बहिष्कृत कर दिया। तो प्रिय मित्रों, 3 वर्ड आपको याद हो गए होंगे जगह, इटली कोको कोला ली, इटली युवा क्रांतिकारी था, और कोको कोला कार्बोनारी आपको शब्द हो जाएगा, और ली का मतलब लिंगुरिया, 2-3 बार बोलेंगे आप लिंगुरिया, या हम कहें लंगूर जो शब्द होता है, लंगूर 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 से आ जाएगा लिंगुरिया, हमारा काम निकल जाएगा। चलिए, मैका मतलब क्या होता है, यानी ली में बाई, मैका मतलब है मरसोई, मार्सोई। तो मार्सोई में क्या करते हैं प्रिय मित्रों, यह यंग इटली यानी यंग इटली, और वाई का मतलब है बर्न, बर्न में बनाता है यंग यूरोप। यह ध्यान रखना प्रिय मित्रों, 2 जगह बहुत महत्वपूर्ण है। ये जोसेफ मेस्सीनी फिर क्या करता है, मरसोई में यंग इटली बना, यानी यंग इटली, और बर्न में यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठन बनाता है, यानी ग्रुप बना लेता है, अपने लोगों को जोड़ लेता है। और तो यहां पर इनमें कौन कौन से थे देश, तो आपको याद रखना, पीएफ जो होता है वो ईजी है, किसी को कहते हैं ना कंपनी में काम करता है उसको पीएफ मिलता है, तो पीएफ ईजी है। पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये 4 देश इसके क्या है, भूमिगत संगठन में मिल जाते हैं। तो बताइए, जोसेफ मेस्सीनी ने जो यंग इटली कहां पे बनाया था, अब हमारे कंफ्यूज आता है प्रिय मित्रों। देखिए, मैं बाई, तो यहां पर मेरी बाई भी कह सकते हैं, मेरी बाई, ये आपको याद रह जाएगा। मैं पहले आएगा मरसोही प्रिय मित्रों, बै का मतलब आएगा बर्न। अब आप कहेंगे बताओ यंग इटली पहले लिखूं या यंग यूरोप, तो प्रिय मित्रों ई पहले आया है, तो मैं यहां पे अल्फाबेट में ई पहले आता है, यू बाद में आता है, तो यहां पे बनाता है ये यंग इटली संगठन, और यहां पे बनाता है ये यंग जो है यूरोप भूमिगत संगठन बनाता है। यह प्रश्न समझिए प्रिय मित्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में छप चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जोसेफ मेस्सीनी द्वारा बनाए गए 2 भूमिगत संगठन, इसमें कौन से देश शामिल थे, इसके नीचे हम लिख देंगे, इसमें निम्न देश शामिल थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। अब देखिए प्रिय मित्रों, आगे क्या होता है, जोसेफ मेस्सीनी क्या होता है, रूढ़िवादी विचारधाराओं का क्या था, विरोधी था, यानी राजतंत्र का घोर विरोधी था। चलिए हम इसको लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप इस प्रकार से लिखते रहें, जोसेफ मेस्सीनी रूढ़िवादी विचारधारा व राजतंत्र का घोर विरोधी था तथा इसने प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, ये ध्यान रखें, स्थापना की। अब हम कहें सर, आपके मन में आता होगा रूढ़िवादी क्या है, रूढ़िवादी ये होते हैं जो पुराने यानी पुराने जमाने के जो लोग जो प्राचीन धारणाओं पे विश्वास करते हैं, जैसे कहते हैं कि बिल्ली काटने पर, रास्ता काटने पर हमें आगे नहीं जाना चाहिए, वो उनकी रूढ़िवादी विचारधारा है। छींक आने पर हमें रुक जाना चाहिए, ये रूढ़िवादी विचारधारा है। तो पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले लोग जो क्या करते हैं प्रिय मित्रों, तीव्र गति से जो विकास होता है, परिवर्तन होता है, उस पर विश्वास नहीं करते। धीमी गति से जो विकास होता यानी धीमी गति से जो परिवर्तन होता है उस पर ये विश्वास करते हैं, क्रमिक परिवर्तन होता है, उन्हें ही रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। तो यहां आप ये एक वर्ड समझ लेना, प्राचीन यानी विचारधारा को मानने वाले लोग रूढ़िवादी कहलाते हैं। और यह क्या करते हैं, तीव्र परिवर्तन की बजाय धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन पर विश्वास करते हैं, और ये मानते हैं कि हमारे राज्य में राजा ही सब कुछ है, प्रजा कुछ नहीं है। जबकि जोसेफ मेस्सीनी ने यह कहा कि राजा के स्थान पर हमें जनता को स्थान देना चाहिए, प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना करनी चाहिए।
तो इन्होंने, यह था हमारे जूसेफ मेस्सिनी के बारे में जो है जिक्र। तो ध्यान रखें, जूसेफ मेस्सिनी के बारे में प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, यदि हम पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन हमारे पास में है जोल्वेराइन जो है संधि। जोल्वेराइन संधि, जोल्वेराइन शुल्क या शुल्क, जोल्वेराइन शुल्क क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं प्रिय मित्रों। जोल्वेराइन शुल्क होता है 1834 में लगा था। कब लगा था? 1834 में लगा। देखिए रखने की जरूरत नहीं है, जोर लगाओ जोर लगाओ, हम कहेंगे जोर जोर बोलेंगे तो चोर आएगा, चोर का मतलब 4 आएगा तो 34, क्या आएगा? 34। जोल्वेराइन, और सब में डेटें आपको 17 या 18 लगानी है तो हम कहेंगे 1834 में परसा के द्वारा, किसके द्वारा? परसा के द्वारा स्थापित शुल्क को क्या कहते हैं प्रिय मित्रों? जोल्वेराइन शुल्क कहते हैं। 1834 में परसा के द्वारा एक यानी शुल्क संघ की स्थापना की गई थी जिसे जोल्वेराइन संघ कहा जाता है। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने प्रिय मित्रों एक काम किया था, मुद्रा की संख्या, सबसे पहले हम बात करें मुद्रा की संख्या घटाकर कितनी कर दी थी? घटाकर 2 कर दी। पहले कितनी थी? पहले 30 थी। पहला पॉइंट हमारा यह होगा, जोल्वेराइन शुल्क के द्वारा काम क्या किए गए थे संघ के द्वारा? तो मुद्रा की जो संख्या है वो घटाकर 2 कर दी। पहले कितनी थी प्रिय मित्रों? यानी 30 थी। दूसरा यहां पे हम कहेंगे इसने आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया। तीसरा हम कह सकते हैं आर्थिक राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया। तो ये था प्रिय मित्रों आपका जोल्वेराइन शुल्क या जोल्वेराइन संघ। बताओ किसके द्वारा स्थापित हुआ था? परसा के द्वारा हुआ था 1834 में। और ये 3 फैक्ट आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। अब यदि हम बात करें प्रिय मित्रों, यहां पर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। यह भी आप डेट ध्यान रखें। फ्रांस की क्रांति है वो हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति का भूमंडलीकरण बहुत इजी टॉपिक है और इनमें हर बार एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है क्या? देखिए प्रिय मित्रों, भूमंडल का मतलब होता है स्थान और करण का मतलब होता है जोड़ना। तो आसान भाषा में आप समझ गए होंगे, एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। तो यह परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब हमें कहे कि वैश्वीकरण का और इसका दोनों का अर्थ लगभग समान सा प्रतीत होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, जबकि एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। अब यहां पर आता है व्यक्ति यात्रा क्यों करता था? तो इसका मतलब आप याद रखना प्रिय मित्रों, ज्ञान आवे रास। यह आप ट्रिक याद रखोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। और भूमंडलीकरण में यह महत्वपूर्ण फैक्ट यही है। ज्ञान का मतलब हम कहेंगे प्रिय मित्रों ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, एक देश से दूसरे देश में या तो एजुकेशन लेने के लिए जाता है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, फिर नए अवसर के तलाश में जाता है, यानी कोई न कोई दूसरा काम धंधा उन्हें मिल जाएगा। और आ का मतलब होता है आध्यात्मिक शांति के लिए। तो अधिकांश देश के लोग भारत में आध्यात्मिक शांति के लिए यहां पर आते हैं। और वे का मतलब हम कह सकते हैं व्यापार के लिए भी लोग एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। और रा का मतलब आ जाएगा रोजगार के लिए।
प्रिय मित्रों स का मतलब आ जाएगा शांति के लिए, शांति व सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भी यात्रा करते हैं। यानी मान लीजिए किसी देश में कभी अटैक होता है, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, वहां के लोग एक देश से दूसरे देश में चले गए थे, तो वो सुरक्षा के लिए भी यात्रा करते हैं। तो यह आप वैश्वीकरण वाला और भूमंडलीकरण वाला टॉपिक भी आप अच्छे से याद रखना। एक है प्रिय मित्रों, इसमें कौन कौन सी चीज कहां से आई थी, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैगी और नूडल्स भारत में कहां से आए, तो हम बात करें जो मैगी खाते हैं और नूडल्स, नूडल्स हैं, ये कहां से आई, चीन से आई थी प्रिय मित्रों। और आलू, आलू जो बहुत चालू होता है, यह आया था अमेरिका से, अमेरिका से गुड़कता गुड़कता यूरोप में आ गया, यूरोप से भारत में आ गया था। और पास्ता प्रिय मित्रों, जो पास्ता है वो स्पेन से आया था। अब आपको कहें कि भारत में आने वाली विदेशी जो चीजें हैं उनका नाम लिखिए, तो प्रिय मित्रों मक्का हम कह सकते हैं, सोयाबीन कह सकते हैं, सोयाबीन कह सकते हैं, आलू कह सकते हैं। ये भारत के नहीं है और लगते हैं भारत के हैं, ये हमें विदेशों से प्राप्त हुए हैं। मैगी है, नूडल्स है, इन दो तीन चीजों को आप याद रखना और ध्यान रखना प्रिय मित्रों। आलू की जो महामारी आई थी वो कहां पे आई, आयरलैंड में आई थी। आलू का अकाल आ गया था आयरलैंड में। और एक ध्यान रखना प्रिय मित्रों, कोर्न लो, कोर्न लो क्या होता है, ब्रिटेन। एक प्रिय मित्रों ध्यान रखना, रेडर पिस्ट, रेडर पिस्ट जो बीमारी है वो अफ्रीका में आई, अफ्रीका में आई थी और वो आई थी 1890 में। यह भी आप डेट ध्यान रखना, ये पशुओं से संबंधित है, रेडर पेस्ट बीमारी है वो पशुओं से संबंधित है, अफ्रीका में 1890 में आई थी भूमंडलीकरण में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब हम क्या करेंगे प्रिय मित्रों, और भी वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण वीडियो अवेलेबल कराएंगे और जल्द न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज का यही उद्देश्य रहेगा कि प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण है वो आपको समय से पहले मिले, जिससे आपको कल एग्जाम सामाजिक विज्ञान में आपकी सहायता हो। जय हिंद, वंदे मातरम।